तो कैसे हैं आप लोग। एक भाई का कमेंट आया था जो कि बोला सक्शन टेम्परेचर, ग्रेड टेम्परेचर, एम्पियर मीटर, सारे प्रोसेस के साथ में एक वीडियो बनाओ, वो मुझे दिखाओ। चलो चलते हैं और बनाते हैं और दिखाते हैं। जैसा कि हम लोग कस्टमर के घर पे पहुंच गए थे और ये हमारी साइड है। यहाँ पे एसी एक पहले से लगा हुआ था और जो कि इसका आउटडोर लगेगा, यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे आउटडोर जो लगेगा वो स्टैंड उन्होंने पहले से ही बनवा रखा है और इसमें कोई दूसरा स्टैंड जो आम लोगों पर रहता है वो स्टैंड नहीं लग पाएगा। एंगल बनवा के ही लगाएंगे जिससे आराम से लग जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं मशीन को अनबॉक्सिंग करने के लिए। और ये हमारे ऐसी FTKM50UE16 भी है और इसको हम ओपन करते हैं और सारी वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं कुछ पार्ट वगैरह डैमेज तो नहीं है। इस वजह से भी हमें कंपलसरी रहता है कि वीडियो बना लेते हैं ताकि हमें जो क्लेम मिलने में वो आसानी रहता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ता है। हमारी मेन पैकेट है रिमोट की, वो हमारी मिल चुकी है। अब इसमें जो एक फ़िल्टर रहते हैं और आउटडोर यूनिट पाइप रहता है और इसकी स्विंग ब्लेड रहती है, उसको देखने के लिए रहता है कि उसकी गुंडी वगैरह टूटी हुई तो नहीं है, ये भी ध्यान रखना रहता है। तो हमारा लगभग तो फ्रेश है, कुछ टूटा वगैरह नहीं है। पॉलीथीन वगैरह नीचे बिछा के रख देने से क्या रहता कि कस्टमर का जो वहाँ पे जिस बेड वगैरह सोफ़ा पे रखते हैं तो उस पर कुछ लग ना जाए, धूल मिट्टी कर दे। तो इस वजह से जो हमारी मशीन रहती है वो ज़्यादातर नीचे गत्ता बिछा करके जो उसी गत्ते पे काम करने सारे टूल्स वगैरह उसी पे रख लेते हैं। ये आप लोग भी ध्यान रखें, कहीं कहीं क्या होता है कोई भी कस्टमर रहता है तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे टूल्स वगैरह रहता है, जो हमारी हाथों की गंदगी कुछ भी रहते हैं वो उनके बेड वगैरह, चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह में ना लगे, जिससे कस्टमर एडी दिक्कत हो आगे। और फिर हम लोग फटाफट आउटडोर यूनिट की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि पाइप वगैरह है या नहीं है। तो हमारा 3 मीटर की जो किट रहती है वो भी है हमारी। और इसके फिंक्स वगैरह भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं है। एक बात है, मेरी जो आउटडोर यूनिट का जो लुक रहता है वो भी बहुत प्यारा हमें लगता है कि साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आती है और उसकी जो बॉडी रहती है, बॉडी में भी जो क्वालिटी रहती है वो क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पर। ये अच्छा लगता है और इसका जो फ्रेमिंग लुक रहता है इंडोर यूनिट का वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमारा लगभग पूरा काम एकदम ज़बरदस्त और फिंग से भी एकदम ज़बरदस्त है। और हम लोग इंडोर यूनिट की प्लेट खोल करके ऊपर चढ़ जाते हैं और इसकी माप वगैरह लेते हैं कि इससे पहले यहाँ पे जो एसी लगा हुआ तो वो भी डाइकेन का ही लगा था, पर उसका जो प्लेट की जो सुराख वगैरह था वो इधर उधर था। तो हम लोग दूसरे मैनेजमेंट के हिसाब से दूसरी प्लेट के हिसाब से जो होल मारने होते हैं वो होल वगैरह मारते हैं और उसकी जो लेवल रहता है वो हमारा परफेक्टली एकदम सही है, सीधे लेवल है। और इसको थोड़ा सा जहाँ पे एसी लगा था उससे थोड़ा सा 1 इंच आधा इंच उठा करके लगाया है, जिससे क्या अगर ड्रेनेज की प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। लेफ़्ट हैंड से जो पाइप निकला है उस साइड से पाइप निकालने से क्या रहता है कि हमारी उसी साइड से जो ड्रेन पाइप रहता है उसी साइड से कनेक्ट करके जस्ट बाहर कर देंगे। और इसमें क्या रहता है एकदम सीधा होल रहता है, ढाल वगैरह नहीं रहते, तो इस वजह से पानी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं हल्का सा एसी को ऊपर करके लगाते हैं। तो ऊपर करने में लगाने में क्या रहता है कि हल्का सा ढाल मिल जाती है मुझे और पानी आसानी से निकल जाता है और रुकने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ये हमने नाप ले लिया है यहाँ पे पूरी तरह से और ये होल वगैरह मार करके गुल्ली वगैरह मारते हैं। ये हमारे पास जो हैमर मशीन है, ड्रिल मशीन, इसका साइज़ भी कम से कम 4 kg है, 4 4.2।
और चलाने में भी बहुत भारी लगती है। इसमें क्या रहता है कि चलो ये तो भारी तो मुझे लगता है, पर कहीं-कहीं क्या रहता है कि अपार्टमेंट में जो दीवार मुझे मिलती है, तो उसमें कंक्रीट की दीवार मिल जाती है और कहीं-कहीं पे पिलर भी मिल जाता है, तो उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो इस वजह से और ये काफ़ी जो कॉस्टली मुझे महँगी भी पड़ी है। ये समथिंग 8 साढ़े 8 हज़ार की मुझे एक मशीन ही पड़ी है। तो ये इतना पैसा एक बार लगा दें ताकि जो नॉर्मली हम लोग मशीन लेते हैं तो उसमें क्या रहता है 26 एमएम की, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। एक सीज़न चलाओ 2-3 महीने में बस ख़राब हो जाती है। तो और ये कॉस्टली 28 एमएम की है। इससे क्या रहता है ज़बरदस्त होल होते हैं, हर सारा काम हो जाता है। ये सब करने के बाद गुल्ली वगैरह टाइट कर दिया और प्लेट को पेच से कस देते हैं। और यहाँ पे हमें पेच जो कसने हैं वो हाथ ही से कसने पड़ेंगे। इससे क्या रहता है कि जो ड्रिल में मशीन लगा के पेच कसने वाला जो लट्टू होता है, वो लट्टू का जो आगे वाली बिट रहती है वो हमें टूट गई है। मशीन चला रहे तो और टूट गई। अब यार टाइम मिल नहीं पा रहा है उसको ख़रीदने का, तो इस वजह से हाथ से ही टाइट करना पड़ेगा। टाइट करने में टाइम लग जाता है यार काफ़ी ज़्यादा, देख सकते हो। और फास्टली कर रहा हूँ वीडियो को पॉज करके, तो स्पीड बढ़ा दिया है, इस वजह से आपको जल्दी लग रहा हो ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक एक पेच कसने में। और ठोक तो सकते ही नहीं हैं भाई, ठोकेंगे तो पूरी प्लेट ख़राब हो जाएगी। हम तो लबी लगा के चले गए, दोबारा जो उतारने वाला है वो ख़राब होगा। ये हमारे टूल्स वगैरह है, इस सारे स्लाइडर वगैरह सारे टूल्स हैं, और ये फ्लेयरिंग का पूरा सामान है। और एक फ्लेयर मैंने बना लिया था पहले ही, और दूसरा फ्लेयर भी बना रहा है। फ्लेयरिंग काम करने में मुझे क्या रहता है कि जो रेती वगैरह हम मारते हैं, रेती अच्छे से मार लेते हैं। जैसे हल्का जो हल्का कॉपर पाइप रहता है, मतलब कि जो हम नोक प्लास अंदर से लगाते हैं, उसमें क्या रहता है कि पाइप फैल जाता है, बढ़ जाता है, तो उससे क्या चिकना हो जाता है और पाइप हल्का हो जाता है। तो उससे जो हल्का वाला ऊपर सा पाइप होता है रेती से पूरा घिस देते हैं। इससे क्या रहता है कि जो फ्लेयर टाइट करते हैं वो बराबर से एकदम ज़बरदस्त चिपक करके टाइट होता है। और जब भी आप फ्लेयर टाइट करोगे तो उसमें क्या होगा, तो हल्का छोटा फ्लेयर रहेगा वो बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो इधर उधर पूरी तरह से प्रॉपर बैठ जाएगा। और जो पहले से ही बड़ा रहेगा तो उसमें क्या रहेगा कि पूरा अगर फटेगा तो पूरा फट जाएगा। तो वो प्रॉपर बड़ा पहले से ही, और जब कसोगे तो और बढ़ेगा तो फ्लेयर फट जाएगा। तो इस वजह से छोटा फ्लेयर बनाएं और अच्छी से रेती मारें, तो इससे क्या रहता है ज़बरदस्त हमारे लीकेज के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। और एक दो बार आप आराम से कस टाइट कर सकते हैं। वरना बड़ा फ्लेयर बनाने के बाद 2-3 बार टाइट करो एकदम ख़राब हो जाता है फ्लेयर। तो इस वजह फ्लेयर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें कि अच्छा फ्लेयर बने, ताकि लीकेज वगैरह के चांसेस 99% 100% कम हो जाए। ये देख सकते हैं एक नंबर का ज़बरदस्त फ्लेयर बन गया है। और बनने के बाद जो ऊपर वाला जो ऊपरी भाग जो हल्का वाला रहता है उसको एक रेती से एकदम ज़बरदस्त घिस दिया है। और घिसने से क्या ऊपर एकदम ज़बरदस्त बराबर से पूरा शेप में छोटा सा फ्लेयर एकदम बराबर से हो गया है। वैसे जब नट डालते हो तो उसमें क्या रहता है थोड़ा सा पाइप इधर उधर होता है, तो अच्छे से नट टाइट नहीं होता, तो उसको उल्टा करके डालते ज़बरदस्त चला जाता नट आराम से। वाटर का फ्लेयर बनाते हैं। ये हमारा क्वार्टर की ये हमारा क्वार्टर का भी फ्लेयर बन के तैयार हो गया है। और ज़बरदस्त ऊपर का रेती वगैरह मार लेते हैं और इसे फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेते हैं। अब इसकी बारी आती है कि जो अंदर की और जो लीड रहते हैं उसको जो इंच रहता है वो 27 इंच रहता है। 27 इंच जो 70 और 70 तक रखते हैं।
इससे क्या रहता है कि पूरा एकदम ज़बरदस्त वहीं पे नट के साथ ज़बरदस्त टेपिंग वगैरह कर देते हैं। उसमें क्या रहता है, जो इंडोर यूनिट के जो लीड वगैरह रहते हैं एकदम मैनेजमेंट उसी हिसाब से आती है। वहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही निकलती है, और इसी के साथ पूरी रैपिंग कर देते हैं और फिनिशिंग भी आ जाती है और ज़बरदस्त अच्छा भी लगता है देखने में। वाइट टेप मार देते हैं, पैकिंग वगैरह कर देते हैं टैप से। जब भी आप पाइप पे टेपिंग करें तो उसको हल्की टाइट करें, और इससे क्या रहता है फिनिशिंग भी आएगी और ज़बरदस्त टाइट भी होगा। और ये देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त पूरी पाइपिंग पे टेपिंग कर लिया है, और थोड़ा सा जो लास्ट वाला रहता है हल्का सा 1 मीटर तक छोड़ देते हैं। इसमें क्या रहता है लीड वगैरह छोटी आती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और हम लोगों के पास ये जो बाइंडर है, इनर बाइंडर, ये हमारा 13 फीट का है। इसकी क्या रहता है पूरी ज़बरदस्त अंदर डाल देते हैं, और जितना चाहो उतना ज़बरदस्त मोड़ लो और आराम से निकल आता है। इसमें क्या रहता है हल्का सा जो कंप्रेशर का ऑयल रहता है या फिर वैक्यूम का ऑयल रहता है उसको हल्का सा लगा दो, और इसके ऊपर ज़बरदस्त अंदर पूरा डाल दो, और डालने के बाद आराम से इसको नागिन बना के ज़बरदस्त मोड़ दो, जैसा चाहो वैसा मोड़ दो, और उसके बाद में फ़ौरन आगे से खींच लो ज़बरदस्त पाइप। एकदम ज़बरदस्त बैंड भी हो जाएगा, और आपका जो बेंडर रहेगा वो भी आराम से निकल आएगा। ये सब करने के बाद मशीन हम लोग टांग के फ्लेनर टाइट वाइट करते हैं और आराम से काम करते हैं। ये हमारे जो हाफ का पाइप रहता है इसको क्या कहते हैं, पूरी तरह से जितनी ताकत हमारी जिस्म में रहती है पूरी ताकत के हिसाब से ज़बरदस्त टाइट करते हैं। वो भी कैंची स्लाइडर से ही टाइट करते हैं, ऐसे सिंगल ही लगाएंगे तो पाइप पूरा पिचक जाएगा। इस वजह से सेहत के हिसाब से ज़बरदस्त टाइट कर देते हैं। और जो क्वार्टर वाला पाइप रहता है उसको क्या कहते हैं, एकदम नॉर्मली टाइट करते। ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो फ्लेयर पूरा फट जाएगा और लीक हो जाएगा। तो इस वजह से जितना टाइट होना चाहिए तो उतना ही टाइट करते हैं हाथ के हिसाब से। अब यहाँ से तुम्हारा भाई जो पाइप रहता है ड्रेनेज पाइप उसको बाहर डालता है, और जो कनेक्शन रहता है इंडोर यूनिट के उसको कर लेते हैं जल्दी से। कनेक्शन वनेक्शन करने के बाद जो बाहर का काम रहता है वो भी निपटाते हैं फिर। ये हमारे कनेक्शन पूरे तरीके से हो गया है, और हम लोग सारा काम करके लगभग जैसे क्या रहता है कि बाहर का बाइंडिंग और आउटडोर को चढ़ाना, जैसे कि 2 ही लोग हम रहते हैं, ज़्यादा वीडियो हम पूरी तरह से बना नहीं सकते आउटडोर को उठाते वक्त और चढ़ाते वक्त, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाएँ। तो पूरा पाइपिंग वाइपिंग करने के बाद जो फ्लैनेट टाइट करने की बारी है तब हम लोग वीडियो बना सकते हैं। तो 1-2 भाई को वीडियो दे दिया बनाने को, और हम टाइट कर रहे हैं। इसको भी क्या रहता है कि पूरी कैंची स्लाइडर से ही टाइट करना रहता है, कि अगर सिंगल स्लाइडर से अगर ताकत लगाओगे तो क्या रहेगा, नीचे ऊपर होगा और अंदर से वॉल लीक हो जाएगा। तो इस वजह से इसका भी ख्याल रखना है कि कैंची स्लाइडर से ही टाइट करें। और जब कैंची स्लाइडर से आप टाइट करोगे तो उसमें ताकत भी अच्छे से लगती है और ज़बरदस्त टाइट भी हो जाता है। हमारा फ्लैनेट ज़बरदस्त टाइट हो गए और इसके वॉल वगैरह खोल लेते हैं, और फटाफट हम लोग वैक्यूम पे मशीन लगा देते हैं, और ये हमारा वैक्यूम चालू है और ये इसको मशीन में कनेक्ट कर देते हैं। और ये हमारा जो गेज मीटर रहता है ये बहुत सारा पुराना है साला, और इसमें दिखाता है ज़बरदस्त, पर इसका जो है थोड़ा सा शीशा गंदा है। अब इसको पूरा अंदर मशीन से कनेक्ट करने के बाद इसको वॉल को खोल लेते हैं इसको।
वैक्यूम वैक्यूम होना स्टार्ट हो गया है। अब ये 20 मिनट तक हम लोग वैक्यूम करते हैं। तब तक के क्या रहता है कि हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं, तब तक के कनेक्शन वगैरह मार लेते हैं कि आउटडोर यूनिट के कनेक्शन वगैरह मार लेते हैं। और एक बात यहाँ की और अच्छी लगी, यहाँ पे जो मैनेजमेंट था पहले से, यानी कि जितने फ्लैट हैं यहाँ पे उतने में सारे जो स्टैंड लगे हुए हैं यही एल टाइप, जो यहाँ का जो बिल्डर रहता है वो पूरी तरह से पहले से ही स्टैंड लगवा के उन्होंने दिया कि यहाँ पे एसी लग जाएगा। और जो हम लोगों पर स्टैंड है तो वो मैनुअली लग नहीं पाएंगे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से उन्होंने बिल्डर ने पहले से ही लगवा के दिया है स्टैंड वगैरह। और जो जितने भी यहाँ पे लगभग मशीन भी लगी हुई हैं वो डाइकिन का ही मशीन लगा, तो उसको पता है कि आउटडोर यूनिट से ही सप्लाई दी जाएगी, तो उसने जो सप्लाई देने का जो काम किया है वो बाहर से ही कर दिया है। तो बाहर यहाँ से कनेक्शन दे दिया, ज़बरदस्त हो गया। अब हमारा लगभग 20 मिनट वैक्यूम हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम को करते हैं बंद। अब यहाँ से पहले लॉक करते हैं। यहाँ पे लॉक करने के बाद हमारा वैक्यूम होल्ड हो जाता है और यहाँ से बंद कर देते हैं। और तुम्हारा भाई जो एलन के 5 नंबर रहते हैं वो हमेशा पर्स में ही रखते हैं। ये पर्स से निकाला और ये ऑन कर दिया। एलन की क्या रहती है, छोटी रहती, खो जाती है और जल्दी मिलती नहीं है। ये हमारा गैस को ऑन कर दिया। गैस को ऑन करने के बाद अब हमारी जो बारी आती है वो लीकेज चेक करने की। प्रॉपर खूब देर तक लीकेज चेक करते हैं ताकि ज़रा भी हल्का माइनर लीकेज भी ना हो। खूब अच्छे से, जितना अच्छे से लीकेज चेक कर लेंगे, इतनी आसानी में माइनर लीकेज होता है, इतनी आसानी में दिखता नहीं है लीकेज। तो इस वजह से हल्का फॉर्म के साथ, पानी के साथ में लीकेज चेक करेंगे। ओनली फॉर्म के साथ लीकेज चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा बुलबुला उड़ने में। और हल्का जब पानी के साथ में रहेंगे तो हल्का भी होगा, तो एकदम नॉर्मल से छोटा सा बुलबुला उड़ सकता है, तो वो माइनर लीकेज होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो इस वजह से प्रॉपर अच्छे से लीकेज चेक करें। लगभग लीकेज नहीं है, एकदम प्रॉपर लीकेज चेक कर लिया। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया 100% लीकेज नहीं है। अब हमारी जो बारी आती है वो चार्जिंग लाइन को खोलने की बारी आती है। अब हम चार्जिंग लाइन को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और गैस को पूरी ऑन कर देंगे। और ये भी मुझे कंफर्म पता है 100% कि अंदर जो इंडोर यूनियन पे जो होगा वो भी वहाँ पे लीकेज नहीं होगा। इस वजह से वहाँ पे एक क्या रहता है कि आशा बनी रहती है कि लीकेज जरूर चेक करना जरूरी रहता है। तो वहाँ पे भी लीकेज, अभी यहाँ पे काम करने के बाद वहाँ पे जाएंगे तो लीकेज वगैरह वहाँ पे भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे गैस वैस ऑन करने के प्रॉपर कनेक्शन भी हमने यहाँ पे कर दिया है। और एक जो नीचे वाला वो पावर सप्लाई केबल है, ऊपर वाला कम्युनिकेशन वायर है। सारा काम बाहर का कंप्लीट करने के बाद अंदर आके लीकेज वगैरह चेक करते हैं। यहाँ पे भी लगभग मुश्किल है 99% लीकेज मिलने का नहीं, चेक करते हैं। यहाँ पे भी प्रॉपर लीकेज चेक करने के बाद ज़रा भी मुझे लीकेज का आता नहीं हुआ, कुछ भी लीकेज नहीं, 100% एकदम ओके। अब यहाँ पे जो बारी आती है वो सीलिंग में लगा के पूरी टैपिंग करने की, अच्छे से टैपिंग कर देंगे। इसमें क्या रहेगा, अगर अच्छे से टैपिंग नहीं करोगे तो क्या रहेगा, जो पानी रहेगा वो इंडोर यूनिट से कैबिनेट के साथ नीचे से दीवार से रसी आता रहेगा। रसाने से पूरा जो ग्रिल का जो वो भी रहता है कि विंडो वगैरह का जो फ्रेम रहता है वो ख़राब होने के चांसेस रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो इस वजह से पूरा अच्छे से प्रॉपर टैपिंग करके ही बैठा लें। अब यहाँ पर जो हमारी बारी आती है टैपिंग वापिंग करने के बाद कैबिनेट को बिठा लेते हैं अच्छे से। बिठाने के बाद जो फ्लैपर रहता है उसको अच्छे से लगा लेते हैं। इसमें क्या रहता है, एक जो बड़ा वाला मोटा वाला फ्लैपर है तो ऊपर लगता है और जो छोटा वाला फ्लैपर रहता है वो नीचे की साइड पे लगता है।
और ये हमारा ब्लैक कैबिनेट हो गया। ब्लैक कैबिनेट लगा के बारने के बाद सारे स्क्रू वगैरह अच्छे से टाइट कर लेते हैं। ये हमारा इसको हम बोलते हैं परफ्यूम फिल्टर। अब एकदम लगभग पूरा कंप्लीट करने के बाद मशीन को ऑन कर देते हैं और उसको चालू करते हैं। चालू करने के बाद पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं पाइपिंग वगैरह से अच्छे से किया और क्लिप वगैरह भी लगा दिया है। और ये एक सामने भी इसी तरह से एक मशीन लगी हुई थी। और ये हम सबसे पहले लेते हैं ग्रिल टेम्परेचर इंडोर यूनिट का अंदर का। ये हमारा 12 डिग्री टेम्परेचर 12.4 माइनस में चल रहा है। और दूसरा टेम्परेचर लेते हैं रूम टेम्परेचर, ये 19 डिग्री टेम्परेचर है। और जो तीसरा टेम्परेचर लेंगे वो सक्शन टेम्परेचर इंडोर यूनिट के ऊपर का जाली वाला जो टेम्परेचर रहता है। ये जो हमारा टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अब यहाँ से जो हम टेम्परेचर लेंगे वो बाहर वाला टेम्परेचर लेंगे। ये वाला जो हम फ़ैन का टेम्परेचर बाहर वाला ले रहे हैं ये 37 डिग्री टेम्परेचर है। और इसके जस्ट पीछे वाला जो सक्शन का टेम्परेचर रहता है, एक आउटडोर का ग्रिल टेम्परेचर है 37.8 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, ये 7.8 रहता है। और जो अब इसके बाद बाहर वाला जो आउटडोर यूनिट के पीछे सक्शन टेम्परेचर रहता है, ये आपका 34.1 टेम्परेचर रहता है। अब 33 आ गया, यानी घटता बढ़ता रहता है। ये इधर टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। ये 32 डिग्री टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ से हम लोगों की जो बारी आती है वो मैन बारी आती है कि एम्पेयर को चेक करना। सारा काम हो गया, अब जो मैन बारी है तो वो एम्पेयर को चेक करना कितने एम्पेयर ले रहा है। अब इसको हम जो मैन लाइन रहती है उसमें हम लगाते हैं एक वायर पे, फेस पे लगा दिया हमने, जो कि हमारा जो एम्पेयर लग रहा है 6.678 ऐसे ले रहा है टेम्परेचर, जो कि एकदम परफेक्ट एकदम सही टेम्परेचर है, एम्पेयर है। यही टेम्परेचर जो फुल लोड पे यानी 20 मिनट मशीन चलते हुए हो गया है, जो टेम्परेचर हमारा ले रहा है एकदम परफेक्टली टेम्परेचर लगा, यानी हमारी जो मशीन है अच्छे से प्रॉपर जो वर्क करना चाहिए, जो टेम्परेचर आने चाहिए, जो मेंटेन करने चाहिए, सारे टेम्परेचर एकदम अच्छे से मेंटेन कर रही है, यानी कूलिंग कैपेसिटी एकदम 100% ओके है। अब हमारी ये मशीन लग चुकी है और ये हमारी मशीन अंदर से बाहर तक एकदम कम्प्लीटली हो गया है, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसमें जो हमने मशीन लगाई है उसमें कमी क्या है, क्या क्या गलती हमने किया, वो भी आप लोग कुछ बताएं, ताकि हमें और जो वीडियो बनाने में जो कमियाँ है उसको भी हम सुधार कर सकें। और कैसी लगी वीडियो वो भी आप कमेंट में बताएं मुझे। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।